अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं आगे से। हाफिज, आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है आवाज। आपको नहीं आ रही आवाज हमारी? नहीं, अब ठीक, अब आ रही है। ये एक असल में दरमियान में नेट का इशू बन गया था, ये एक दो स्लाइड्स रह गई हमारी, तो हम इसे वाइंड अप कर रहे हैं कि हम पहले ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि हमने अब तक जो स्टडी की है। सर एक क्वेश्चन जी जी जी। हाँ सर हाफिज। एक क्वेश्चन था कि जी 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 सर। सर एंटी बॉन्डिंग का आपने बताया कि उस वक्त ना इलेक्ट्रॉन जब एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, एक न्यूक्लियस की तरफ प्रोटेक्ट हो रहा होगा, हाँ तो जब हम उसकी जो डायग्राम है उसको देखते हैं, उसमें ये नजर आता है उस वक्त इलेक्ट्रॉन जीरो है। ये वाली जी सर, फिगर। एंटी बॉन्ड के तो सर जब प्रोबेबिलिटी जीरो है, इस मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन तो किसी एक की तरफ भी नहीं। देखे ना, ये फिगर मैंने सामने कर दिया ना, 26.7। या फिर आपको नजर आ रहा होगा ना, यहाँ पे देखे ना, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है या क्या ये इलेक्ट्रॉन ए की इंटरेक्शन में है, या जी फिर सर। क्या इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस बी की इंटरेक्शन में है। इन दोनों के इन बिटवीन ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यानी इन बिटवीन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। जब इन बिटवीन प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उनके दोनों के साथ अटैच्ड नहीं है, बॉन्डिंग वहां पे नहीं हो रही, एंटी बॉन्डिंग है। ये सिमेट्रिक तब होगी ना जब बॉन्डिंग होगी, आपस में ओवरलैपिंग होगी वेव फंक्शंस की, तब सिमेट्रिक होगी। जब वेव फंक्शंस की ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो फिर एंटी बॉन्डिंग होगी, एंटी सिमेट्रिक होगा वेव फंक्शन। तो सर इसका मतलब ये है कि इस वक्त बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं दोबारा, यानी कि बॉन्डिंग पहले हो चुकी थी, अब बॉन्डिंग खत्म हो रही है, ब्रेक हो रहे हैं बॉन्ड। अब ये ये भी कह कह सकते सकते हैं हैं, हम? हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम देख रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस सूरत में बॉन्ड नहीं बनेगा। सही। हाँ, ये बेसिकली टोटल एनर्जी जी यहाँ पे उसमें अकाउंट होगी ना फिर। तो अब हम ये देखते हैं कि जी सर। हमारे पास टोटल हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, उससे फाइंड करने के लिए, हमें जो अब तक हमने इग्नोर की थी, वो दोनों न्यूक्लियस की आपस की इंटरेक्शन थी। तो टोटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन की एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें दोनों न्यूक्लियस ए और बी की जो कूलम रिपल्शन है, उससे भी काउंट करना होगा। जो टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उसमें उसको भी शामिल करना होगा। देन हम देखेंगे कि वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन आता है या एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आता है, क्या फिर बॉन्डिंग होती है या नहीं होती, ये उस वक्त हम देखेंगे। We then find for the bonding state that the total energy depends on the intermolecular distance. या अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि यानी जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, फिर बॉन्डिंग जो है टोटल एनर्जी फिर उस पर डिपेंड करेगी। और वहां पे हम देख सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी एक मखसूस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा जहां पे टोटल एनर्जी मिनिमम होगी और बॉन्डिंग स्टेट होगी। यानी बॉन्डिंग स्टेट के लिए जरूरी है, स्टेबल स्टेट के लिए जरूरी है कि टोटल एनर्जी मिनिमम हो। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि एंटी बॉन्डिंग या एंटी सिमेट्रिक केस में एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी, ज्यादा होगी। जबकि बॉन्डिंग स्टेट में या सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और ये एक मखसूस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे होगा। ये एक मिनट में आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। ये फिगर हमारे पास 26.8, यहाँ पे देख रहे हैं द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन टेकिंग कूलम रिपल्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियस। यानी जब हम कूलम रिपल्शन को भी कंसिडर करते हैं, असल में कूलम रिपल्शन जो है वो भी उस पर इफेक्ट करेगी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग पे। दोबारा सुन लें, दोनों न्यूक्लियस की कूलम रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन की दोनों न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, ये सारी एनर्जीज जो है इफेक्ट करेंगी बॉन्डिंग पे या एंटी बॉन्डिंग पे। और जब एनर्जी टोटल एनर्जी मिनिमम होगी देन बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना।
यहाँ पे देख लें कि एनर्जी कर्व्स आर प्लॉटेड टू शो देयर डिपेंडेंस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर ए एंड आर बी। ये आर एक्स एक्सिस पे आपके पास इंटर न्यूक्लियर या इंटर न्यूक्लियस जो है वो डिस्टेंस है, दोनों न्यूक्लियस का आपस में डिस्टेंस है आर ए बी। ये हमने शुरू की स्लाइड में किया था, जहाँ पे हमने हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल की स्कीमेटिक डायग्राम हमने बनाई थी, वहाँ पे आपने देखा होगा स्लाइड नंबर 7-8 थी। तो ये आर ए बी जो है दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस है। दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस यूं आप इसे डिक्रीज कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, या एंटी बॉन्डिंग होगी। एंटी बॉन्डिंग तब होगी जब एनर्जी मैक्सिमम है, इंक्रीज हो रही है, और एनर्जी जब डिक्रीज हो जाएगी एक खास इंटर बॉन्डिंग डिस्टेंस पे जाकर एनर्जी मिनिमम होगी, तो ये बॉन्डिंग स्टेट होगी। अब इससे मजीद आप फिर क्लोज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ये पोर्शन आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो स्टेबल स्टेट होगी, बॉन्डिंग स्टेट, वो वहां पे होगी जहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है। ये सूरत है यहाँ पे। तो ये हाँ, ये आपने सही पूछा है कि बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड स्टेट में होना जरूरी है। ये स्वेब ने क्वेश्चन किया है कि बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में होना लाजमी है या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस नहीं। ये बेसिकली ये बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम के साथ है, जिस न्यूक्लियस के साथ है, तो उसकी तो ग्राउंड स्टेट में है। जब दो न्यूक्लियस या दो एटम्स को हम करीब लाते हैं तब हम देखते हैं कि बॉन्डिंग हो रही है, बॉन्डिंग नहीं हो रही, उस वक्त हम एनर्जी काउंट कर रहे हैं। तो और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही होगा। अब देखें कि जिस तरह हमने फिगर 26.6 में देखा है, आपने याद रखोगे ये फिगर थी 1-2 स्लाइड्स पहले। ये फिगर यहाँ पे देखें, बॉन्डिंग स्टेट में दोनों के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है दोनों न्यूक्लियस के बॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट में में आप कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में तो ज्यादा होती है, कम तो नहीं होती ना। हमने तो वो देखना है जहाँ एनर्जी कम हो गया, आपने जो कहा है ना, जहाँ एनर्जी मिनिमम होगी वहां पे बॉन्डिंग होगी। द प्रोबेबिलिटी ये 26.6 में देखें जब सर जी सर सर जी हाफिज। सर वो एनर्जी, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं ना आप, एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ना तो वो हायर शेल में जाएगा, यानी कि अपर शेल में चला जाएगा। तो वहां से उसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो कम रिक्वायर्ड होगी। तो यानी कि बॉन्डिंग फिर आसानी से हो जाएगी ना, इजीली हो जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन जब भी बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ही होता है पहले, फिर ही बॉन्डिंग होती है। नहीं, वो पता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एक्साइटेड में तो ये होगा ना, एक्साइटेड वो सिर्फ एक सिचुएशन है, एक न्यूक्लियस के लिए या एक एटम के लिए सिचुएशन है ना एक्साइटेड स्टेट जो है। जी सर। जब आप दूसरा न्यूक्लियस या एटम करीब ला रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एटम एक ही ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एटम एक ही ग्राउंड स्टेट में है। जी जी एटम बी या न्यूक्लियस बी आप उसके करीब लाएंगे तो जस्ट उसकी एनर्जी में शिफ्ट होगा, जिसे आप डेल्टा ई से शो कर रहे हैं ना, वहाँ पे सही। आपने लास्ट ड्यूरेशन में देखा होगा। वो जो डेल्टा ई है बेसिकली वही एनर्जी जी शिफ्ट आ सर। रहा है, तो आप उसे एक्साइटेड स्टेट नहीं कह सकते। एक्साइटेड स्टेट में तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है ना, ग्राउंड स्टेट से काफी उसमें हायर होती है। मैं 1 मिनट आप, मैं इसी स्लाइड पे आपको जी लिख सर। देता हूँ। ये जो आपके पास यहाँ पे डेल्टा ई आता है ना, ये देखा ना, ई नॉट प्लस डेल्टा ई नॉट ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन के, किसी एक न्यूक्लियस के साथ जब इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड है। ये डेल्टा ई बेसिकली एनर्जी शिफ्ट आ रही है दूसरे न्यूक्लियस के करीब आने की वजह से। ये डेल्टा ई जो है, जी सर। ये डेल्टा ई जो है, ये आप एक्साइटेड स्टेट एनर्जी से नहीं कह सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इससे ज्यादा होगी। सही। जी, जी सर। तो ये यहाँ पे देखें कि 26 फिगर 6 में हमने देखा था कि बाउंड स्टेट में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली लार्ज बिटवीन टू न्यूक्लियाई, सो इलेक्ट्रॉन कैन thus form an energetic point of view
यानी कूलम इंटरेक्शंस जो है ऑफ बोथ न्यूक्लियाई, जो बेसिकली क्या करेंगे, एनर्जी को लोअर करेंगे, टोटल एनर्जी को लोअर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम। जो यहाँ पे सिचुएशन है, ये बॉन्डिंग में जब से सबसे लोअर एनर्जी है। हाँ, ये इसका हमना का क्वेश्चन है किसमें, कि हमें पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्टेट में है तो वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। असल में ये वही हम कह रहे हैं, देखें जब इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम, फॉर एग्जांपल एटम ए के साथ जब अटैच्ड है ग्राउंड स्टेट में तो उसकी एनर्जी मिनिमम है, लेकिन जब आप न्यूक्लियस बी उसके करीब आ रहा है तो न्यूक्लियस बी की जो इंटरेक्शन है उस इलेक्ट्रॉन के साथ वो उसे डिस्टर्ब करेगी, उसमें एनर्जी शिफ्ट प्रोड्यूस करेगी। न्यूक्लियस बी की अट्रैक्शन जो है और न्यूक्लियस बी की इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ और न्यूक्लियस बी की इंटरेक्शन न्यूक्लियस ए के साथ, ये तमाम जब एनर्जी को एक खास हद तक मिनिमम वैल्यू तक कर लेंगे तो फिर बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, आज और कल का हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है एक न्यूक्लियस के इफेक्ट से, एक न्यूक्लियस के पोटेंशियल से दूसरे न्यूक्लियस के पोटेंशियल में कैसे जा सकता है। यही जो क्वेश्चन है इसे मजीद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी हमना का क्वेश्चन है इसे मजीद डिटेल में हम पढ़ेंगे वहाँ पे टनलिंग इफेक्ट में, तो वहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दो न्यूक्लियस मौजूद हैं, तो दो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स जो है एक न्यूक्लियस के पोटेंशियल से दूसरे न्यूक्लियस के पोटेंशियल में उसकी टनलिंग कैसे पॉसिबल है, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस ज़्यादा होगा लेकिन ये दो टॉपिक हमारे पढ़ने ज़रूरी हैं, एक टनलिंग इफेक्ट आपके लिए अच्छा हो जाएगा, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम करेंगे। तो ये दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्लीज सिलेबस थोड़ा कम कर दें, काफी ज्यादा सर, सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट का, और इतना नहीं प्रिपेयर हो रहा सर, प्लीज। सिलेबस पढ़ने के बाद कम कर देंगे, ठीक है ना। सर इस तरह से हम कैसे प्रिपेयर करें, अगर पढ़ने के बाद जो है वो वही जो हम लोगों ने तैयार किया वो वही अगर स्किप हो गया तो फिर कर लेंगे। अगला टॉपिक जो है बहुत अहम है, टनलिंग इफेक्ट आपके लिए ज़रूरी है। एमएससी करने के बाद कम से कम ये पता हो कि टनलिंग कैसे होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आसान टॉपिक होगा, ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिए ना इस टॉपिक को, तो नेक्स्ट टॉपिक समझना फिर आसान होगा। अच्छा टॉपिक है, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। 2 लेक्चर हम इंशाल्लाह और जी सर नेक्स्ट जो है वो हम लोग कर लेंगे, पिछलों में से सर कुछ कम कर दें प्लीज। कर लेंगे बेटा, कर लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे हम। ये नेक्स्ट वीक ना, नेक्स्ट वीक हम ये दूसरा लेक्चर उसमें डिसाइड कर लेंगे कि सिलेबस क्या होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही डिसाइड नहीं कि कैसे लेना है। हाँ, ये सुएब का भी मैसेज आ गया है कि एग्जाम कैसे लेना, हमें नहीं पता कैसे लेना है, ये यूनिवर्सिटी को पता है या हुकूमत को ना, इसलिए हमने एग्जाम या ईद के बाद शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि ईद के बाद यूनिवर्सिटियाँ खोल सकते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, तो हो सकता है आपका एग्जाम जो है यूनिवर्सिटी में हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। सर अगर एग्जाम यूनिवर्सिटी में होगा तो फिर हमारे लेक्चर्स भी यूनिवर्सिटी में होने चाहिए थे ना, हमारे लेक्चर्स फिर ऑनलाइन क्यों हो रहे हैं? अगर ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं फिर ऑनलाइन एग्जाम्स हो, अगर यूनिवर्सिटी में पेपर्स होने हैं फिर हमारे लेक्चर्स भी यूनिवर्सिटी में ही होने चाहिए ना, ताकि हम उसको अच्छे से कर सकें। सही बात है, सही बात। सही बात कौन कर रहा है बेटा, होने को तो बहुत कुछ होना चाहिए ना, अब सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होता ना। सर पेपर सुना 10 अगस्त को है। 10 को है? जी सर। आपको कैसे पता चला 10 को है? ऑनलाइन होने हैं सर। ये सर अखबारी रिपोर्टर है। अच्छा चलो खैर को नहीं सर, एचपीसी का बंदा हूँ। नहीं, एग्जाम इंशाल्लाह ईद के बाद होगा तो आपको बता देंगे। जी सर, इसके बाद 10 अगस्त की आएगी ना। ऑनलाइन ही ले सर, हमसे नहीं दे होगा उधर आके।
चलो इंशाल्लाह। सर को नसीम साहब बच्चों को डरा रहे हैं कि फिजिकल एग्जाम होंगे यूनिवर्सिटी में लेंगे। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं सर ऑनलाइन, आईयूबी के नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन हो बेटा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की डेट शीट उन्होंने दे दी है, कैंपस में होगा एग्जाम, 2 जी वीक सर, का एग्जाम है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तो हाँ, वहाँ हो गया, लेकिन हम कौन सा पंजाब से एफिलेटेड हैं, आईयूबी के तो ऑनलाइन हो रहे हैं सर। इसलिए बेटा जो हुकूमत की गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी ना, हम उसके साथ चल रहे हैं ना। आईयूबी के